आखिरी अमरीकी सिपाही भी 20 साल बाद रुखसत हुआ और इसका जश्न जिस तरह तालिबान ने मनाया, आपने देखा कि आसमान जो है वो गोलियों से रोशन हो गया। ये कैसी खूनी जंग थी कि आप वियतनाम वॉर को अगर देखें, उसमें भी बहरहाल 40,000 अमरीकी मारे गए थे, फिर कोरिया वॉर, फिर गल्फ़ वॉर, और ये भी एक जो दुनिया में जो बड़ी जंगें चली हैं अमेरिका की, वो 20 साल तक ये जंग चली रही और इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। गालिबन शायद अमेरिका के लिए कितना बड़ा महंगा सौदा था, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि इसमें जंगी अखराजात जो है 837 बिलियन के अमरीकी हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये इनके बजट जो है वो जो था उसके मुकाबले में 3 साल ही का तो बजट हुआ, 857 बिलियन डॉलर, लेकिन फिर जो हलाकतें हुई इनकी उसको भी एक लिहाज से अगर कहा जाए तो कोरिया और वियतनाम वॉर से कम थी, लेकिन बहरहाल 2443 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। फिर इत्तेहादी फ़ौज के कोई 1144 मारे गए, और हाँ, इसमें कोई 20,600 के करीब अमरीकी जो है वो ज़ख्मी हुए और माजूर हुए। लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का नुकसान देखिए आप, 66,000 अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के जी हलाक हुए, 66,000। और इसी तरह आम अफ़गान मासूम बेगुनाह बच्चे बच्चियाँ जो उन्हें तो मैं शहीदी कहूँगा, उनकी तादाद 48,000 थी। और फिर 75,000 अफ़गानी जो है वो माजूर हुए ज़ख्मी होकर। ये कीमत दी अफ़गानियों ने, मगर ज़िक्र इस वक्त उसका नहीं होता, यानी पाकिस्तान का, जिन्होंने इस जंग का मलबा उन पर गिरा और कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, खुदकश हमलों धमाकों में 7,500 सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान शहीद हुए, 7,500, जबकि 76,000 पाकिस्तानी जनाब शहरी शहीद हुए। और पाकिस्तान जैसे गरीब पसमानदा मुल्क को 1,600 अरब का माली नुकसान हुआ, 1,600 अरब का जनाब। और फिर बारह आपने देखा होगा कि फरवरी 2020 में दोहा में माहिदा हुआ, 15 अगस्त को तालिबान फातह होकर दाखिल होते हैं, काबुल के तख्त पर बैठते हैं और आखिरी अमरीकी रुखसत हुआ। लेकिन मैंने कहा इस 20 साल जंग के नतीजे में इन दोनों मुल्कों को किस तरह छोड़कर गया। और यही नहीं, कोई 1,22,000 जो हैं वो खौफ के मारे, दहशत के मारे मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। हज़ारों की तादाद में अभी हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, खुदा न करे महाजिरीन आए, अभी खाना जंगी अस्पताल नहीं है। तो ये जंग जो 20 साल तक जारी रही कितने असरात छोड़ गई और मुस्तकबिल में इसके कितना इम्पेक्ट होगा, इस पर गुफ्तगू के लिए मैंने जहमत दी है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब को। सईद साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हमारे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है। ख़ुद अफ़गानिस्तान और काबुल उस वक्त के सदूर से भी मुलाकात करते रहे, और मैं बल्कि पूछना पहले तो वहाँ से चाह रहा था कि जो GHQ में ऑफ द रिकॉर्ड उनसे ब्रीफिंग हुई है उसके बारे में गुफ्तगू करें। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो ये, लेकिन अभी सैयद साहब ने मुझे याद दिलाया कि लोग ऑफ द रिकॉर्ड को भी लिख देते हैं। सैयद साहब, एक तो शुक्रिया आप मेरे पास आए, और जैसे मैंने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह इस अफ़गान इशूज़ को समझते हैं, डेवलपमेंट के इस तरफ और उस तरफ। आखिरी अमरीकी चला गया, पता ही मेरा एक परसेप्शन है कि शायद अमरीकियों के लिए उस तरह ये महंगा सौदा नहीं रहा कि वियतनाम या कोरिया वॉर के पस मंज़र में देखूं, यानी हलाकतें भी बहुत हुई और माली और नुकसान भी बहुत हुआ। ये तो उनके लिए 2,443 या कुछ बिलियन डॉलर ज़्यादा नहीं है। क्या कहते हैं सही साहब? मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरा जी मुजाहिद साहब आपसे बड़ा मुद्दबाना इख्तलाफ होगा आपके इस व्यू से। मेरे ख्याल में ये महंगा सौदा सिर्फ आप इसको पैसे के हवाले से या किल रेशो के हवाले से ना देखें कि कितने लोग वियतनाम में तो 56,000 अमरीकी मारे गए थे, इधर अपना 2,500 मारे गए हैं, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन उस वक्त मुख्तलिफ थी। उस वक्त अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस अनअफेक्टेड था, चीन से उनका इत्तेहाद हो चुका था रूस के खिलाफ, और वियतनाम में बहुत दूर की
जगह थी और उन्होंने कहा ये गलती हमने कर ली, और निक्सन ने कहा वी विल मूव फॉरवर्ड। ये मौजूदा 21वीं सदी में इसको सिर्फ वो नहीं देखा जा रहा कि एक अमेरिका की शिकस्त हुई है या इनखला हुआ है। एक दौर शुरू हुआ था 9/11 का, जो अमेरिका की बालादस्ती का, अमेरिका के बैनुल-अक़वामी किरदार का, उस हवाले से देखें। और अब ये आप देखें कि नई कुव्वतें, जैसे चीन एक उभरती हुई कुव्वत है इस खित्ते में, अभी भी अमेरिका के मफादात रहेंगे। वियतनाम में अमेरिका के मफादात उनके जाने के बाद खत्म हो गए थे। इधर उनके मफादात रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तेल, तवानाई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत ज्यादा हैं इस वक्त। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, जो खित्ता जिसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। तो ये एक मुख्तलिफ हवाले से आप देख रहे हैं, इसमें वो कंपैरिजन होल्ड नहीं करता। और ये आप देखें ना, इससे मगरबी इत्तेहाद टूट गया है, उनकी बरतानिया से लड़ाई हुई है, उनकी फ्रेंच से लड़ाई हुई है, इनखला से। और असल में हुआ है जिस तरीके से अमेरिका के जमाने में सब कहते थे बड़ी एफिशिएंट सुपर पावर है, नलायकी का लफ्ज अमेरिका के लिए इस्तेमाल माजी में नहीं हुआ। मैं खुद अमेरिका रहा हूं, 3-4 साल पढ़ता रहा हूं वाशिंगटन में। इस किस्म का जो था कि अमेरिका एक नलायकी इस किस्म की कर सकता है, जिस तरह इनखला हुआ, जिस तरह भागे गए, जिस तरह उनको मारा गया और सारा कुछ हुआ, तो ये मेरे ख्याल में बहुत महंगा सौदा है और इसके काफी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी उनको, सियासी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर। सही साहब, ये जिस तरह तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो ये कहा जा रहा था कि जनाब बड़ी खूरेजी होगी, बल्कि खाना जंगी होगी, गनी जाएंगे नहीं। मगर आपने देखा कि न सिर्फ ये कि वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए, बल्कि अफ़गानिस्तान से काबुल के तख्त पर बग़ैर किसी मज़ाहमत के, और अगर मैं ये कहूँ कि किसी अमरीकी या तालिबान की नक्सीर भूटे जो है वो पहुँच गए काबुल के तख्त पर। लेकिन आप देखें कि अभी 10 दिन नहीं गुजरे थे कि ISIS-K ने ऐसा खूरेज खुदकश हमला एयरपोर्ट पर किया कि तालिबान भी हिलकर रह गए, सारी दुनिया हिलकर रह गई। यह हमें पता ही नहीं था कि ISI इतनी डीप रूटेड है कि वो तब इसके बावजूद कि तालिबान आ गए, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतना बड़ा हमला कर देगी। और फिर ये भी कि आप ISI का पस मंज़र भी जानते हैं, वो कहते हैं कि एक अफ़गान तालिबान का एक हल्का है जो ताल्लुक़ रखता है इन IS वाले से, और ये इनका हमारी TT ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, इनसे भी रिश्ता है। इसीलिए मैंने ये कहा कि तालिबान तो चले गए, शायद वो प्रो पाकिस्तान भी हों। ये कितना बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, रीजन के लिए, मुशाहिद सैयद साहब? देखें जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, वो 26 जुलाई 2021 को आई थी। उसने कहा है कि अफगानिस्तान में कोई 12,000 के करीब बैरूनी दहशतगर्द हैं। अच्छा, उसमें आधे तो पाकिस्तान दुश्मन है, TTP वाले, और फिर कोई 2,500-3 हजार दाइश के हैं जो ISIS कहते हैं, इस्लामिक स्टेट जो है इराक एंड सीरिया वाली, और जो अब उनका जो लोकल उनका शाख कह लें वो है ISIS खुरासान सूबे को कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान आता है और जनूबी एशिया आता है। तो वो उस हवाले से ये बहुत बड़ी है। ये ट्रेंड लोग हैं, ये फाइटर्स हैं, ये सीरिया में लड़े हैं और ये इराक में इनकी पैदाइश हुई थी। मजे की बात यह कि अफगानिस्तान के जिहाद के बाद आपने देखा कि मुजाहिदीन तालिबान आ गए, इराक के बाद अल-कायदा आ गया, और फिर उसके बाद अब ये दाइश भी आ गए। मजे की बात है, आप ये पूछें, जैसे उसने कहा था कारज़ाई साहब ने कि ये आए कहां से हैं, सीरिया से। ये सीरिया से आके इधर सेटल हो गए अफगानिस्तान। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी और खित्ते के लिए। ठीक, आपने जो खौफनाक इनकी शायद लोग इस तरह वाकिफ़ नहीं कि IS को तो पस मंज़र तो इल्म था, लेकिन यही मैंने इसी पर ये पूछा था कि कितना बड़ा ख़तरा बन सकते हैं, जबकि आपका कहना है कि अफ़गानिस्तान में कोई 12,000 के करीब ये दहशतगर्द मुख्तलिफ मौजूद हैं। सही, अब आपको भी इल्म है कि तहरीकें चलाना आसान है। हमने देखा PNA की तहरीक बड़ी खूनी तहरीक थी, भुट्टो को उड़ा के रख दिया, और भी तहरीकें देखी हैं। गोरिल्ला तहरीक भी चलाना आसान होता है, आसान मतलब ये कि यकीनन उसमें जाने जाती हैं, कॉज के लिए होता है, लेकिन जब तख्त पर बैठ जाएं
हुकूमत में आ जाएं तो आपको इल्म है, मुझसे ज़्यादा तजर्बा है कि ये चलाना आसान नहीं होता। तो तालिबान जो 20 साल तक जंग लड़ते रहे हैं, क्या ताबुल के तख्त पर बैठकर इंतज़ामी उमूर और जो माशी उमूर, इंटरनेशनल रिलेशन, क्या इनमें इतनी क्वालिटी कैपेसिटी है कि चला सकें? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इशू है कि एक गुरिल्ला मूवमेंट जब ट्रांजिशन करती है इक़्तिदार के ऐवानों में तो किस तरह चलती है। और ये वो गुरिल्ला मूवमेंट नहीं जो जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, जो लॉन्ग मार्च भी गुजरा, जिनके बड़े ट्रेन काडर थे। ये तो एक मज़ामती तहरीक थी, एक नैरो बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में। तो ये खासी मुश्किलात होंगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और मेरे ख्याल में वो अकेले शायद नहीं कर सकेंगे। उनको एक वसी तर बुनियाद हुकूमत बनानी पड़ेगी। हुकूमत में ऐसे लोग शामिल करने पड़ेंगे जो तजर्बा रखते हैं वजारतें चलाने का, एक जदीद रियासत के मुख्तलिफ शोबों को आगे बढ़ाने का। और इसलिए जो उनकी मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाहे काजी साहब से हों या अब्दुल्ला से हों या हिकमत यार साहब से हों या दूसरे जो इनके साथ जो मुखालिफ रहे हैं माजी में, तो मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर होंगे। क्योंकि उसके बगैर एक तो फिर अफगानिस्तान और तकसीम होगा अगर वो कामयाब नहीं होते मुज़ाकरात और हुकूमत में शामिल नहीं होते। और दूसरा ये है कि हुकूमत चलाने में इनको बहुत दिक्कत होगी और मुश्किलात होंगे। और अफगानिस्तान भी एक बदला हुआ अफगानिस्तान है। ये 1990s का अफगानिस्तान नहीं जब तालिबान ने बड़े आराम से कैप्चर कर लिया था 1996 में और फिर हुकूमत 4-5 साल चला ली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई की मदद से। अब अफगानिस्तान में मिडिल क्लास पैदा हो गई है खासी उनकी। वो कहते हैं कि 50-60 लाख लोग मिडिल क्लास के हैं। उनके जब ये पावर में थे माजी में तो इनके 70-80 हज़ार स्टूडेंट्स थे। अब 50-60 लाख तो इनके स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 1/3 और खवातीन भी। तो ये एक बदला हुआ अफगानिस्तान है, सिविल सोसाइटी है, खवातीन काम करती हैं, उनके हकूक भी हैं, इंसानी हकूक है। मीडिया जानदार मीडिया बन गया अफगानिस्तान। पिछले 20 सालों में वो अफगानिस्तान नहीं रहा जो इनके जमाने का अफगानिस्तान था। तो इनको खासी दिक्कत होगी अगर ये गो इट अलोन की पॉलिसी रखें। ये जो आपने जिन लोगों की तरफ इशारा किया कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं और एक टर्म आ रही है इंक्लूसिव गवर्नमेंट, यानी जो हमारे यहाँ कोलिजन कहते हैं, यानी मखलूत हुकूमत। लेकिन ये जो अगर मखलूत हुकूमत में या इंक्लूसिव हुकूमत में अगर हामिद करज़ई होते हैं या अब्दुल्ला होते हैं, ये लोग तो बेसिकली ये ठीक है कि पाकिस्तान में रहे, लेकिन इनका परसेप्शन हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा। ये प्रो इंडिया रहा। इंडिया जो इतनी बड़ी तादाद में अस्करी माली मदद के साथ आया, तो ये तो करज़ई के दौर में आया। तो ये तो 100 से अगर ये हुकूमत में हुए और अहम ओहदों पर हुए तो ये टिल्ट इनका उस तरफ नहीं होगा, ना पाकिस्तान की तरफ, या ये तालिबान को नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक कोई बहुत अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे पाकिस्तान के लिए। तालिबान के 1-2 रहनुमाओं ने तो खुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात की है। फिर जो हमारे जर्नलिस्ट भाई गए थे अभी बड़ी तादाद में, शायद वहाँ काबुल थे, उन्होंने इतना नहीं कहा हो, लेकिन वापस आने के बाद कहते हैं कि वहाँ काबुलियों का रवैया इवन जलालाबाद में भी कोई अच्छा नहीं था। इसलिए जो हम इंक्लूसिव या कोलिजन गवर्नमेंट कह रहे हैं, इस बारे में बहुत सारे इब्हाम पाया जाता है। सही साहब, मैं इनको नहीं कहूंगा। देखें जी, ये जिन लोगों के नाम लिए हैं ये सारे पाकिस्तान की पैदावार है। माजी में पैदावार से मुराद है ये पाकिस्तान में रहे हैं। अब्दुल्ला साहब पेशावर में रहे, कारज़ई साहब क्वेटा में रहे, कारज़ई साहब इस्लामाबाद में भी रहे। ये उनके प्रेस सेक्रेटरी थे अफगानिस्तान नेशनल लिबरेशन फ्रंट के, जो सिद्दुकुल्लाह मुजद्दिदी का था। इनकी प्रेस रिलीज आती थी जब मैं मुस्लिम का एडिटर था। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, ये लोग प्रेगमेटिक लोग हैं, ये सर्वाइव करना जानते हैं। इन्होंने सर्वाइव भी किया माजी के दौर में भी, इन्होंने मुजाहिदीन दौर में भी सर्वाइव किया, इन्होंने तालिबान दौर में भी सर्वाइव किया, फिर अमरीकी पुष्तनाई के साथ वापस भी आए। पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने कुछ हद तक ताल्लुकात भी रखे। तो मैं इनको इतना हार्ड एंड फास्ट क्लासिफाई नहीं करूंगा प्रो इंडिया और सारा कुछ, क्योंकि ये इंडिया ने जरूर जो वो लोग चले गए अमरुल्लाह साले टाइप, मोहिब टाइप, वो मैं कह सकता हूं कि वो इंडियन एजेंट टाइप के थे। और एनडीएस जो इदारा बनाया था इन्होंने, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, जो एक इंटेलिजेंस का इदारा था, वो रॉ की एक ज़ैली तंजीम समझ लें अफगानिस्तान के अंदर, उसका तो खात्मा हो गया है। तो अब नई बिगनिंग है। तो मेरा ख्याल में बड़े दिल से चले, जैसे उन्होंने आम माफी का ऐलान किया है, तो अच्छी बात है। उनको भी जरूरत है उनकी, और ये जो मौजूद हैं बाकियात भी कह लें माजी की हुकूमत के, इन्होंने कम से कम अशरफ गनी का साथ तो नहीं दिया ना। वो भाग गया तो उनके साथ नहीं है भागे, ये अफगानिस्तान में ही रहे हैं। तो आई डोंट थिंक
ऐसा कोई सूरत हाल है। बाकी हिकमत जार एक जमाने में पाकिस्तान का बंदा था, फिर ईरान का बंदा हो गया, फिर अमेरिका का बंदा हो गया, फिर वो सबके साथ उन्होंने ताउन भी किया। ये चलता रहता है इनका सिलसिला। यानी आपने हिकमत यार के लिए कहा कि अमरीकी बंदा हो गया, ईरानी बंदा हो गया, पाकिस्तानी बंदा हो कहीं कहीं, बस सिर्फ ये कि वजन ना डाले उन लोगों के साथ जो बैठे हैं तालिबान के अंदर या अब्दुल्ली वगैरह, जिस तरह मैंने इशारा किया कि पाकिस्तान मुखालिफ है। अगर मैं स्पेसिफिक से सब आपसे मालूम करूँ कि एक तो अच्छी बात है कि कोई इतनी बड़ी सिविल वॉर नहीं हुई कि बड़ी तादाद में तोरखम या चमन के रास्ते लोग आते हैं, लेकिन बहरहाल लोगों ने काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से आए हैं हज़ारों की तादाद में, बिल्कुल नाकाबिल यकीन हद तक जो बेबसी के आलम में जिस तरह वो जहाज़ों पे चढ़ रहे थे, पहियों में वो बेचारे जो है वो चढ़ गए और फिर इस तरह हलाक हुए, वो तो हमने देखा। तो ये जो कमोबेश 28 लाख महाजिरीन को हमने रखा हुआ है, तालिबान ने अगर अमन ले आए हैं या ले आएंगे, उनका क्या कॉन्फिडेंस ऐसा बहाल होगा कि 28 लाख महाजिरीन, जिनमें 14 लाख तो चले रजिस्टर्ड हैं, जिनकी सेकंड थर्ड जनरेशन यहाँ मौजूद है, शायद ना जाएं, बाकी जाएंगे, और खुदा ना करे खाना जंगी आएगी तो फिर हम दोबारा तैयार हैं उनके यहाँ कोई लड़ाई हो तो उनको कबूल करने के लिए, जिसके लिए हम सख्ती से इनकार कर रहे हैं मुशाहिद सैयद साहब। एक जी उम्मीद की किरण है कि अगर अभी तक खाना जंगी नहीं हुई, अभी तरह उस तरह मज़ामत नहीं हुई, अभी तक उस तरह लड़ाई नहीं हुई, और वो जो ख्याल था कि हजारों या लाखों में पनाह गज़ीर आने शुरू होंगे, वो शायद ना आए। लेकिन ये जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये ना भूलें कि इनमें सिर्फ 30% हैं जो कैंपों में रहते हैं, 70% वो लोग हैं जिनके बच्चे इधर पैदा हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ही रहेंगे, लेकिन हम यही उम्मीद करें कि और लोग ना आए। और वैसे पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत हमें बॉर्डर भी खोले, वीजा भी दिए, और हम एक मॉडल मेजबान भी रहे हैं। जिस तरह हमने मेजबानी की है उसकी कोई तारीख नहीं इंसानी दुनिया में। अगर मैं वैसे मैं अफगानिस्तान का इशू ही ऐसा है कि जो इस वक्त जैसे मैंने कहा सारी दुनिया की नज़रें हैं, हमारी भी दिलचस्पी इसलिए कि इसकी चेंजेस पे हम पे बराह रास्त असर पड़ता है। कल GHQ में दोनों जो कमेटियां थी अरकान असम्बली की, उनको बुलाया गया। यकीनन ये मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड ही होगी। सेनेटर मुशाहिद सैयद साहब ऑफ द रिकॉर्ड थी ना वैसे? जी बिल्कुल जी, ऑल ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड के साथ ही लोग वो ये भी है कि हमारे बड़ी खुली डुली गुफ्तगू हुई और उसमें हर इशू डिस्कस हुआ। जो खुशाइन बात ये है कि मेरे ख्याल में जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री हाई कमांड है, और खुद जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ भी है, उनमें एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। ये वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं 1990s की जिन्होंने वो गलतियां भी की और वो अफगानिस्तान पॉलिसी में भी गलतियां की। ये इनको दुनिया का भी पता है, जमीनी हकायक का भी पता है, और पाकिस्तान भी जो बदला हुआ पाकिस्तान है, 21वीं सदी का पाकिस्तान है, उसका भी पता है। तो ये मेरे ख्याल में जो उनकी सोच है नेबर्स के बारे में, चाहे अफगानिस्तान हो हिंदुस्तान हो, उस पॉलिसीज में काफी हम आहंगी नजर आती है। जो पॉलिसीज थी मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की या बेनजीर भुट्टो साहिबा की, अब काफी सोच, एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भी है और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी है इनकी सोच में। तो माजी में फेवरेट्स करते रहे पॉलिसीज की, अब वो पुरानी गलतियां नहीं दोहरा रहे, ये अच्छी बात है। हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और चौधरी साहब अभी ब्रीफ भी कर रहे थे। चौधरी साहब एक तो शुक्रिया आपका। इस वक्त यकीनन जो सबसे बड़ा मसला कोई मैं अंदरून नहीं पूछूंगा, ये जो अफगानिस्तान से खासी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, उससे भी ज़्यादा लोग फिक्रमंद हैं कि कहीं तोरखम चमन के रास्ते महाजिरीन की आमद ना शुरू हो जाए। चौधरी साहब नहीं, बिल्कुल बात सही है जी, और हमारी भी सबसे बड़ी जो है उनमें से ये भी एक है कि अगर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करती है वहाँ पे और कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनती, तो फिर जाहिर है कि एक एग्जोडस होगा लोगों का। एक वहाँ पे जो महाजरीन हैं उनका एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो महाजर बन के इधर आएंगे। तो हमें तो ऑलरेडी हम तकरीबन 35-40 लाख लोग यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे हैं, और अब हमारी मईशत जो है तो मुस्तहकम नहीं है कि हम इतने लोगों का बोझ उठा सकें। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी वरी है।
लेकिन चौधरी साहब एक और बात भी है कि इस वक्त तो तालिबान आ गए हैं और अभी तक उनका जो एटीट्यूड है वो हमें एक हमदर्दाना ही लग रहा है, लेकिन पास में जो अफगानी तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान हो या पंजाबी तालिबान हो, सॉरी टू से आप गवर्नमेंट में हैं इसलिए मुझे पता है कि आप गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे, इनका तो रवैया एक ही था, हथियार एक ही था और सबसे ज़्यादा हम शिकार हुए। यानी आज उसका जिक्र हो रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, 60,000 शहरी मारे गए, 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेज मारे गए, इसका भी तो इजाला होना चाहिए कम से कम, या एतराफ़ होना चाहिए था। नहीं बिल्कुल जी, एतराफ पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनका, इसीलिए तो हमने हर जगह कहा है कि आप इसका एतराफ करें। और पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी दी है, जितनी माली कुर्बानी दी है, जितनी जानी कुर्बानी दी है, कोई और मुल्क जो है वो उसके करीब नहीं है। और बिल्कुल इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि सारी जो अफगानिस्तान की कहानी है उसमें अगर किसी मुल्क का सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के बाद नुकसान हुआ है तो वो पाकिस्तान का हुआ। अगर एक मैं आखिरी आपसे कंक्लूडिंग सवाल ये पूछूं कि पहले तो जब तालिबान आए थे तो हमने बहुत जल्दी पहल की थी और गालिबन यूएई और सऊदी अरब थे, यानी 3 ममालिक जिन्होंने तस्लीम किया था। अब हमारा रवैया एक हद तक मोहतात है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि यानी अभी और वक्त लगेगा तालिबान को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हसास मसला है। क्या इस सिलसिले में यकीनन आप हाई लेवल डिस्कशन भी हो रहा होगा दोनों? जी देखिए, हमारी तो इस वक्त पूरी कोशिश है और दुनिया को हम यही कह रहे हैं कि आप अथॉरिटीज के साथ एंगेज करें, क्योंकि अगर आप एंगेज नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और एक खला अभी भी है और इसको फिल करना जरूरी है। और इसके लिए हमारी कोशिश यही है कि हम रीजनल सतह के ऊपर और आलमी सतह के ऊपर वो एफर्ट्स करें और कोशिश करें कि जिससे एक मुस्तहकम हुकूमत जो है अफगानिस्तान में उसका क़याम अमल में आ सके। और ये जाहिर है वो तमाम ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल हुकूमत ही एक मुस्तहकम हुकूमत होगी। चौधरी साहब, मैं अपोजिशन का जिक्र तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में अमरीकी आ गए, होटलों में ठहरे हुए हैं, तो इस सिलसिले में अभी आपने कुछ फैक्ट्स फिगर तो दिए थे कि गालिबन 12,500 आए हैं, इतने चले गए थे हो गए, तो हम ये तोरखम के रास्ते भी कुछ बताया, चमन के रास्ते भी, तो जो आएंगे वो चले ही जाएंगे ना, मजीद तो नहीं आएंगे ना महाजरीन? ये इनमें से तो कोई महाजर कोई भी नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो कि इखराज के लिए, एवैक्यूएशन के लिए काबुल से निकले हैं और हमारी कमिटमेंट है उनसे कि हम जो एवैक्यूएशन है उसमें मदद करेंगे। तो ये उसी एवैक्यूएशन एफर्ट्स का हिस्सा है जो कि इस वक्त चल रही हैं। और अभी ये लोग, जैसा मैंने डिटेल बताई, 12,000 के करीब लोग आए थे, उनमें से 9,000 चले गए, बाकी को 1200-1300 रह गए हैं, वो भी चले जाएंगे 1-2 दिनों में। तो इस वक्त तक हमारे यहाँ महाजरीन कोई नहीं और ना मुस्तकबिल। लेकिन फिर एक आखिरी अगर मैं सवाल करूँ चौधरी साहब, क्योंकि हमने कि अगर वाकई तालिबान अमन लाने में कामयाब हो गए तो ये जो 28 लाख का हम लोग बोझ उठा रहे हैं बरसों से, 14 लाख तो रजिस्टर्ड हैं, तो फिर उन्हें वापस जाना चाहिए ना चौधरी साहब? हम तो यही चाहते हैं। हम तो पहले ही कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि यहाँ पे सेलिब्रेशन होती हैं, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है अंदरूनी सियासत में, तो उसका बेहतरीन तरीका तो यही है कि ये जो मुहाजिरीन है इनको इज्जतदार तरीके से वापस भेजा जाए, और हमारी तो ये सबसे पहली डिमांड है। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, क्योंकि मैंने कहा कि आज सबसे बड़ा हसास मौजू इस रीजन के लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान है, इसलिए इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जी हाँ, आज की दुनिया की सबसे बड़ी ही खबर कहा जाएगा कि आखिरी अमरीकी चला गया और तालिबान ने जिस तरह जश्न मनाया वो भी देख रहे होंगे। मुझे याद है कि जिस तरह आखिरी रूसी गया था तो उसके बाद भी बड़ा जश्न मुजाहिदीन ने बनाया था। हमारे साथ हैं अरशद शुसुदई जो आते जाते रहते हैं काबुल। अरशद, यकीनन अब तो आपको मैं सीनियर इस एतबार से कहूँगा कि अफगानिस्तान के तजर्बा है, जो बड़ी गोरीला जंगें होती हैं, तहरीकें होती हैं, वो तो बहरहाल कहते हैं एक फेस होता है, असल में इम्तहान होता है
जब तख्त पर बैठ जाएं। ढाका को 20 साल लग गए, हो ची मिन्ह सिटी को भी मैंने देखा कि 20 साल बाद भी शायद बड़ी मुश्किल से पनपे। तालिबान को कितना अर्सा लगेगा? ये तो बहुत ज़्यादा पीछे माशी, सियासी माशी और फिर ट्राइबल पसमानदा हैं अपना एक सेटअप बनाने में, और फिर एक क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है एक औरतों का और मॉडर्नाइजेशन का। अरशद जी सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हुकूमतें तो बन जाती हैं, मुल्क कब्ज़ा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आगे मामलात को चलाना एक चैलेंज होता है, और यही आइंदा अब होने वाला है अफ़गानिस्तान में। हम बहुत सुनते आए हैं, बहुत देखा है कि अफ़गान तालिबान ने बहुत प्रैक्टिकल काम किया है इस ज़मीन में। इन्होंने किताबी कार्रवाइयाँ भी की हैं, इनके मुख्तलिफ जो टीम्स बनी थी 2-3-4 साल से वो हर एक काम को, हर एक सेटअप को चलाने के लिए उन्होंने अपनी मुकम्मल कागजी कार्रवाई की हुई थी। और आज जो सुनने में आया है कि शेख हैबतुल्लाह की सरबराही में जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी कंदहार में, वो इख्तिताम पजीर हुई है, और उसमें भी उन्होंने जो अहम मामलात की बात की है, तो उसमें एक तो सिक्योरिटी है और पॉलिटिकल या सियासी निज़ाम को अब बहाल करना है, और उसके अलावा जो आगे उन्होंने बात की है, हर एक बंदे को जो शूरा थी, रहबर शुरा के मेंबरान जो थे, उनको जो फ़राइज़ सौंपे गए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इनको आपने अहसन तरीके से निभाना है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं मैं समझता हूँ हुकूमत साजी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो तालिबान को है वो सिक्योरिटी या अमनियत की बहाली है। नहीं, मैं इसके साथ ही अगर अरशद सॉरी टू अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो डेवलपमेंट है वो सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ, और अभी वैसे तो यहाँ जर्मन अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा भी आए हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारी सिविलियन और लीडरशिप और अस्करी उसके दरमियान भी गुफ्तगू उनके यहाँ हुई, और कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड वो था। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूँ अरशद के जो आप सिक्योरिटी के हवाले से कह रहे हैं, वो आपने देखा कि अभी तालिबान आए नहीं थे कि आईएस के खुरासान ने ऐसा धमाका किया, सारी दुनिया हिल गई। वैसे मुझे मतीन हैदर भी ज्वाइन करेंगे इस हवाले से, उनसे भी बात करूंगा, लेकिन क्या कहेंगे अरशद कि ये बहुत बड़ा खतरा नहीं सिक्योरिटी के हवाले से? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि बिल्कुल ये शदीद ख़तरा है तालिबान के लिए। अभी तालिबान अच्छी तरह से जमे नहीं हैं, 10-12 दिन हुए उनको हुकूमत में आए हुए, और वो अब इनके सामने ऑलरेडी हमले शुरू हो गए हैं, और ये आम हमले भी नहीं हैं, ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और नए तरह के हमले हैं। तो तालिबान वाकई परेशान हैं, लेकिन उनकी एक ये खूबी है कि वो समझते हैं जल्द वो इस पर काबू पा लेंगे, और इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि अब मुल्क हमारे कंट्रोल में है, अब इनके पास कोई गैर इमदाद नहीं है, ना कोई इनको बचाने के लिए आएगा, ना इनको कोई हेलीकॉप्टर से अपलिफ्ट करने के लिए आएगा। तो वो समझते हैं कि हम काबू पा लेंगे, लेकिन इंतहाई मुश्किलात होंगी इस सेंस में कि सुइसाइड बॉम्बर्स को कब और किसने रोका है। दूसरा ये कि वो जितनी अब बात समझ में आ रही है, वो निंगरहार और कुनड़ से निकल कर काबुल में ISS के लोग काफ़ी हद तक मौजूद हैं, तो उनको वहाँ से निकालना, उनको ट्रेस आउट करना तालिबान के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। अगरचे उनकी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। शुक्रिया। अच्छा, ज़रा सा मैंने सोचा कि ज़रा इस्लामाबाद में मतीन हैदर के पास भी जाऊं, मगर एक ब्रेक के बाद के इस्लामाबाद बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है, ख़ासतौर पे जो हज़ारों की तादाद में अमरीकी यहाँ पहुँचे हैं, और इनका कहते हैं जी वो ट्रांजिट आए थे, चले गए, कितने मौजूद हैं, पूछेंगे मतीन हैदर से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेल्वी आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मतीन हैदर साहब हैं, और आपको इल्म है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और अस्करी सूरत से बड़ा गहरी नज़र रखते हैं। मतीन, अगर जस्ट मैं आपसे कंक्लूड करवाऊँ कि लॉट ऑफ डेवलपमेंट, एक तो अमेरिकनों के आने पर खासी अपोजिशन कह रही है कि जी ये होटलों में ठहराया जा रहा है, पता नहीं कितनी हज़ार आ गए, कितने ठहर जाएंगे, इनका निकला होगा। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो मुलाकातें हो रही हैं, तो हम किस तरह क्या जो ये तो खुशरूबी से हैंडल हो रहा है, अभी तक कोई मिसहैप नहीं हुआ इनका आना जाना। फिर लेकिन ये जो ख़तरा है ISK का,
जिसके रूट्स हैं, आपने यूएन की रिपोर्ट भी बताई होगी कि 10,000 दहशतगर्द वो कहते हैं जनाब इस वक्त अफगानिस्तान में हैं, बल्कि नंगाहार में है, जलालाबाद जो हमसे बिल्कुल मिला हुआ है। तो ये कई ख़तरात का सामना पड़ रहा है। तो अस्करी और सिविलियन क़यादत एक पेज पर इन इशूज़ पर है। मतीन हैदर जी, बिल्कुल हमारी अस्करी और पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। और ये जी बिल्कुल, और ये जो अमेरिकन ट्रूप्स आए और उसके साथ दीगर जो फॉरेन नेशनल्स आए, ये बिल्कुल हमारी अस्करी पॉलिटिकल लीडरशिप की कंसल्टेशंस के साथ ये डिसीजन लिया गया। अमेरिकन्स की रिक्वेस्ट थी कि उनको जो है उनके ट्रूप्स को यहाँ पर ट्रांजिट स्टे दिया जाए, और उसके साथ साथ वो तमाम फॉरेन वर्कर्स और फॉरेन नेशनल्स जिन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स के साथ अफ़गानिस्तान में काम किया, वो यहाँ पर ट्रांजिट स्टे करेंगे। अमेरिका की मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ बातचीत हो रही है और उनको फिर यहाँ से फौरी तौर पर रीलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे मुस्तकिलन कोई नहीं आ रहा और ना ही कोई तवील अरसे के लिए। सवाल का दूसरा पहलू जो IS खुरासानी प्रोविंस, ये बड़ा तशवीश, बहुत ही तशवीश वाली बात है। जिन्होंने काबल धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की, ये कर्नाटका और केरला इंडिया के साथ इनके लिंक्स हैं। वहाँ से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ने बाकायदा अशरफ गनी के दौर में इनकी रिक्रूटमेंट की, इनको अफगानिस्तान पहुँचाया गया, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग कराई गई, इनको फंडिंग कराई गई, और इसका मकसद यही था। और आपने बिल्कुल अपने सवाल में कहा कि कुनर प्रोविंस में ना सिर्फ इनका IS खुरासानी का वहाँ पर बेस है, बल्कि वहाँ पे दीगर टेररिस्ट ऑर्गनाइज है। तो ये इंडिया का जो लिंक है, यही सवाल आज मैंने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर से भी किया कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल किया, इंडिया का लिंक है, लेकिन वेस्ट हिंदुस्तान के बारे में जब भी ऐसी चीज आती है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पाकिस्तान ने तमाम तर चीजें। अब एक मिनट मुझे क्विक ये बता दिए कि तोरखम क्या अब जो है तोरखम के बॉर्डर अफगान महाजिन की आमद के सिलसिले में वाज़ेह तौर पर तय कर लिया है कि हम नए महाजिन कबूल नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, आज जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान ने बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है। उन्हें कहा कि बॉर्डर्स नहीं खुलेंगे, इनको बॉर्डर एरियाज़ में रखा जाएगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है, चूँकि उन माजरीन के अंदर बड़ी तादाद में मुबैना तौर पर टेररिस्ट आ सकते हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को तहवाला कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल सपोर्ट का इशू है। पाकिस्तान ने जर्मनी समेत आलमी बरादरी से कहा है कि अगर रेफ्यूजीज़ को लाना है तो आप इनके लिए सब्सटेंशियल पैकेज दें। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं ये बताता चलूँ कि अफगान तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका काबुल में बाकायदा अपनी एम्बेसी खोले। तालिबान उनके साथ बेहतरीन नॉर्मल वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, लेकिन इस सारे कॉन्टेक्स्ट में एक तशवीश की बात यह है कि मतीन हैदर साहब, सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है कि मुझे कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लूँ, तो GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।